हाज़िर साहब, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी क्योंकि 31 मार्च को आपने हमारे प्रोग्राम में ये खबर दी थी कि इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी जो है वो बनाया जा सकता है। पहले वो नाज़रीन को सुनवा लेते हैं हसन साहब। जी बिल्कुल जी, 2 एंट्रियां और सेनेट के इलेक्शन के बाद होनी है। वो एक होनी है कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए नवाज शरीफ साहब भी बड़ी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे लाया जाए। जी हसन साहब, क्या देख रहे हैं आप, क्या ज़रूरत क्या पेश आई है, क्या ज़रूरत थी? देखें, आखिरकार मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो ये बात कर रहे थे आज से चंद रोज़ कबल सहाफ़ियों से मुलाकात में कि ये बंधी हुई हुकूमत है और हम नुज़ल हैं जी। इस बंधी हुई हुकूमत में वो अपने समधी को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाने में आखिरकार कामयाब हो गए और यही उनकी ख्वाहिश थी। ये एक बुनियादी तौर पे एक अलामती ओहदा तो ज़रूर होता है, लेकिन रूल ऑफ बिज़नेस में कहीं पर भी अगर आप रूल्स ऑफ बिज़नेस का जायज़ा लें तो वहाँ पर ये कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई ओहदा नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि रवायती एक ओहदा है जिसका दीगर ममालिक में कुछ ओहदे जो हैं वो तख्लीक कर दिए जाते हैं या वहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ दे दी जाती हैं वो किसी के पास, लेकिन इनके एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कोई इनके पास कोई ज़िम्मेदारी तो नहीं होगी। ये सिर्फ जो है कि ये कहना कि एक सीनियर वज़ीर के तौर पर ज़रूर कहलाए जाएंगे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। ये देखें, बुनियादी तौर पर अगर ये देखा जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो इख्तलाफात चले आ रहे थे और ये दावे किए जा रहे थे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे कि 2 ग्रुप बन चुके हैं, नवाज शरीफ साहब काफ़ी नाला हैं शहबाज शरीफ साहब के कुछ फैसलों से। अब इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ये एक तासुर दिया जा रहा है और एक तासुर मिला है कि अब कोई इख्तलाफात नहीं है। क्योंकि जब गए नवाज शरीफ साहब चाइना गए तो वहाँ पर जाके डिस्कशन शुरू हुई तो उन्होंने आते साथ ये मामला तय हुए। उससे पहले की बात भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ गुज़श्ता प्रोग्राम में कि क्या हुआ, किसने मुलाकात की, किस तरह शहबाज शरीफ साहब जाती उम्र आए। उसके बाद ये मूवमेंट चली। मामला तो ये मार्च के दूसरे हफ्ते में तय हो गया था कि या तो इसहाक डार साहब आएंगे या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस ओहदे पर आने से माजरत की और नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, वो पहले ही माजरत करने से पहले ही वो चाह रहे थे कि इसहाक डार साहब इस पोजीशन पर आए। अब बुनियादी तौर पर ये उनके मामला तय हो गए। हो सकता है कि जो राना सनाउल्लाह साहब और जावेद लतीफ़ साहब या इस तरह के कुछ अफराद जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, जो एक खौफनाक किस्म की चार्जशीट इस हुकूमत पर भी जारी करते हैं, 8 फरवरी के होने वाले इंतखाबात पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखते हैं। हो सकता है उनको कुछ ओहदे मिल जाए, उनको कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारियां दे दी जाएं। लेकिन सवाल ये है, नवाज शरीफ साहब को ज़्यादा करीबी लेकिन सवाल ये है कि जिन्होंने राना सनाउल्लाह साहब हो, जावेद लतीफ़ साहब हो, उन्होंने इतने खौफनाक किस्म के इल्ज़ामात लगाए, करोड़ों रुपए का जो है वो लेन देन के इल्जामात लगाए कि इस तरीके से हम वो इंतखाबात में मामला चले। ना तो पार्टी का सदर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से इस पर शोकाज नोटिस उनको जारी किया गया और ना इस मामले को संजीदगी से लिया गया। तो ये कहना कि बिल्कुल एक प्रॉपर लगता है कि एक प्लानिंग के तहत एक ये एजेंडा शुरू किया गया था, जिसके बाद हमने देखा कि एक सिचुएशन तब्दील होती दिखाई दी कि वजीर मुस्लिम लीग नून की सदारत भी नवाज शरीफ साहब के पास आ रही है और उनके समधी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया। अब होगा क्या? इससे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, नोटिफिकेशन जारी होने से पहले एक कुछ मामला जो है वो सरगर्म हुए जी, कि कुछ एक ऐसे इख्तियारात देने के हवाले से भी कुछ जो है वो नोटिफिकेशन जारी करने का जायजा लिया गया कि क्या रूल्स ऑफ बिजनेस में तो नहीं है, कोई कानून या कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है कि हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को यानी जो भी तैनात हो रहा है उसको कुछ इख्तियारात मिले। तो वो तो कोई इख्तियारात नहीं मिल सकते। तो उन्होंने ये मामला, क्योंकि ये काफी मामला जो है वो गड़बड़ हो जा रहा था कई जगहों से, 2-3 अहम जगहों से इस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। उसके बाद फिलहाल ये फैसला किया गया कि इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और फिर कुछ आइंदा आने वाले दिनों में इम्कान ये है और मामला ज़ेरे गौर लाए जाएंगे कि कुछ मुआशी कमेटियों में या कुछ दीगर मामलात में कुछ जो है उनमें इनकी कमेटियों में उनको सदारत दे दी जाए एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे और उनको कुछ जिम्मेदारियां दी जाए जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर के बाद कुछ अपने मामला जो आगे लेके चल सके और यूं जो है नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो स्ट्रांग होकर जो है वो हुकूमत में आ सके। क्योंकि ये चाहते हैं, नवाज शरीफ साहब तो पहले ये बात कर रहे थे कि हमें जो है वो फेडरल में लाया गया लेकिन हमें उस तरह से पावर नहीं मिल रही आप इत्तेहादी जमातों के साथ। देखिए, इत्तेहादी जमातों में तो सब हुकूमतों को लेकर चल रहा होता है। देखिए ना, अभी आज से 4 दिन 3-4 दिन पहले एक थ्रू सर्कुलेशन एक समरी अप्रूव हुई,
وہ بالکل کسی کی نظر میں نہیں آئی. وہ سمری کیا تھی؟ سمری یہ تھی کہ وزارتوں ڈویژنز میں اور جو نیچے جو اس کے سب ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اتھارٹیز میں، وہاں پر جو تعیناتیاں ہوتی تھی، سابق پرائم منسٹر جو تھے بانی پی ٹی آئی، ان کے دور میں انہوں نے وہ پاور اپنے پاس لینی تھی. انہوں نے کہا کہ جو اتحادی حکومتیں تھی کہ آپ سارے تو ہے، آپ خود اپنے من پسند افراد کو تعینات کر لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے. اس پر تحفظات تھے. تو وہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کی یہ بات تسلیم کی اور وہاں پر بھی انہوں نے ہتھیار پھینکے. اور پھر کیا کیا؟ انہوں نے وہ پاورز بھی متعلقہ وزیروں کو دے دی، متعلقہ وزارتوں کی، محکموں کی اور ڈویژنز کی، کہ وہ اپنے تحت جب تک جو مرضی بندہ لگا سکتے ہیں، اس کے لیے منظوری وزیر اعظم سے لینا نہیں ہوگی. تو اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو اتحادی حکومتوں نے اپنے بندے اپوائنٹ کرنے ہیں، کوئی سی او اپوائنٹ کرنے ہیں، کوئی ایڈوائزر لگانے ہیں، کوئی کنسلٹنٹ لگانے ہیں، اور اس طرح کے جو اہم عہدوں پر بندے لگانے ہیں، وہ خود ہی اپروول دے سکتے ہیں. خود ہی ایک کمیٹی بنائیں گے، بورڈ بنائیں گے، اس کی وزیر اپروول دے گا اور کام ختم ہو جائے گا. اس کی جو پہلے پروسیس بنایا گیا تھا شفاف طریقے سے، وہ ختم ہو کے رہ گیا.